इतने सुखों के बाद भी वो राजा दुखी था, और वो दुखी इसलिए था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी, और यही गम उस राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। वहाँ की प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। और फिर वर्षों के बाद उस राजा की ये मुराद भी पूरी हो गई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न का माहौल बना रहा। वहाँ के सभी नगरवासियों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में वहाँ की सारी प्रजा भी खुशी से झूम रही थी, और समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। राजा ने अपने पुत्र का नाम नंदन सिंह रखा, क्योंकि पूजा पाठ और बहुत ही इंतजार के बाद राजा को संतान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए उसे बड़े लाड़ प्यार से रखा जाता था। और अधिक लाड़ प्यार ने नंदन सिंह को भी बिगाड़ दिया था। बचपन में तो नंदन सिंह की सभी बातें दिल को लुभाती थी और अच्छी भी लगती थी, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी लगने लगती हैं। अतः राजा का पुत्र नंदन भी अब बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो गया था। बड़े होकर उसके मन में भी अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे, और उसकी बात न सुनने पर वो कोलाहल मचा देता था। बेचारे सैनिकों को तो वो अपने पैरों की जूती ही समझने लगा था, और आए दिन उसका प्रकोप प्रजा के ऊपर बढ़ने लगा था। वो खुद को भगवान के समान पूजता देखना चाहता था। अभी आयु तो कम थी उसकी, लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था, और नंदन के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में नंदन की शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण उस राजा का सिर भी लज्जा से झुक जाता था, और अब उस राजा के लिए ये एक गंभीर विषय बन चुका था। फिर एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों और मंत्रियों की सभा बुलाई और उनसे अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार नंदन के इस व्यवहार से काफी दुखी हैं, क्योंकि राजकुमार ही इस राज्य का भविष्य हैं, और अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही खत्म हो जाएगी। फिर दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आप हिम्मत न हारें, वरना राज्य की प्रजा भी निस्सहाय हो जाएगी। फिर मंत्रियों ने राजा को यह सुझाव भी दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन और सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है, और इसलिए आप उन्हें गुरु राधा गुप्त के आश्रम में भेज दीजिए, क्योंकि हमने सुना है कि वहां से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। ये बात राजा को बहुत पसंद आई, और उसने अपने पुत्र नंदन को गुरुजी के आश्रम में भेजने का फैसला कर लिया। और अगले दिन ही राजा अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पहुंच गए। उस राजा ने गुरु राधे गुप्त के साथ अकेले में बात की और नंदन के विषय में सारी बातें बताई। उसके बाद गुरुजी ने भी राजा को आश्वस्त किया और उनसे कहा कि वे जब अगली बार अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें अपने पुत्र से मिलकर गर्व ही महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को बड़ी शांति महसूस हुई, और वो सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट गए। फिर अगला दिन हुआ, और सुबह सुबह ही गुरुजी के एक खास शिष्य द्वारा नंदन को भिक्षा मांगकर लाने को कहा गया, जिसे सुनकर नंदन ने साफ इनकार कर दिया। फिर उस शिष्य ने उससे कह दिया कि मित्र, अगर पेट भरना है तो भिक्षा तो मांगनी ही पड़ेगी, और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा फिर तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। लेकिन नंदन ने अपनी अकड़ के कारण उस शिष्य की बात नहीं मानी, और शाम होते होते उसे भूख भी लगने लगी, लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिला, और भूख के कारण उसे रात को ठीक से नींद भी नहीं आई। अब उसे लगने लगा कि उसे खाने के लिए भिक्षा तो मांगनी ही पड़ेगी, और दूसरे ही दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। पर शुरुआत में उसके अहम भरे बोलों के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था,
लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। फिर धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ में आने लगा और करीब 1 महीने के बाद नंदन को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आए। इसी तरह गुरुकुल के और भी सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे राधे गुप्त जी भी समझ रहे थे। और एक दिन राधे गुप्त जी ने नंदन को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने के लिए कहा। फिर दोनों सैर पर निकल गए और रास्ते भर बहुत सी बातें भी की। फिर गुरुजी ने नंदन से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम्हारे अंदर बहुत अधिक ऊर्जा भी है, जिसका तुम्हें बस सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। फिर दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले थे, जिनसे बाग महक रहा था। गुरुजी ने नंदन को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा। नंदन भी झट से बाग में से सुंदर सुंदर गुलाब के फूल तोड़ के ले आया और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने के लिए कहा। नंदन वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने के लिए दिया और कहा कि बताओ कैसा लगता है। नंदन ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ भी की। फिर गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में बताने को कहा, और जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते खाए तो उसका मुंह बिल्कुल कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की और इधर उधर पीने का पानी ढूंढने लगा। नंदन की यह दशा देख गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। फिर पानी पीने के बाद नंदन को जब राहत मिली तो उसने गुरुजी से उनके हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी बहुत तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी और फिर तुमने उसे थूक दिया और उसकी बहुत निंदा भी की। गुरुजी ने नंदन को समझाया कि जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तो तुम उसकी तारीफ करते हो, तो उसी प्रकार प्रजा होती है। प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है, और अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वे ये कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। और अगर तुम प्रजा के दिल से अपनी प्रशंसा चाहते हो तो तुम्हें अपने अंदर अच्छे अच्छे गुणों को भरना होगा, क्योंकि जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा अपने आप ही होती है। फिर नंदन को गुरुजी की सभी बातें विस्तार से समझ आ जाती हैं और वो अपने महल लौट जाता है। उसके बाद नंदन में बहुत परिवर्तन आता है और वो बाद में एक सफल राजा बन जाता है।